नमस्कार साथियों। लास्ट भूगोल की क्लास पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत में जो नवीनतम चट्टानें हैं वो कौन सी हैं और प्राचीनतम चट्टानें वो कौन सी हैं, उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, किन में जीवाश्म पाया जाता है और किन में खनिजों को किस प्रकार से वितरण है, वो थोड़ा थोड़ा हमने जानकारी ली थी। उसी क्रम में आज थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। अब हम भारत के भूगोल की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले भारत के भूगोल में भारत का भौतिक विभाजन किया जाता है। भारत का भौतिक विभाजन, तो भारत के भौतिक विभाजन में मोटी मोटी बात मैं आपको जो बताऊं वो ये है कि भारत को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। एक जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर का, वो सेकेंड वाला जो भाग है उसको हम ये उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। फिर आपका प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है। प्रायद्वीपीय भारत चौथा है। प्रायद्वीपीय भारत के बाद तटीय मैदान, और पांचवा है जो अन्य चीज़ें हैं जैसे दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं और आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, जो द्वीप समूह की श्रेणी है वो आ जाती है। तो मुख्यतः 4-5 भागों में ये बांटा जाता है मोटे तौर पर। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे भारत के भौतिक विभाजन की। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, आपके ये जो मैप है इससे आप समझ सकते हैं। इसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, मैदान है गंगा सिंधु का। पूर्वोत्तर हिमालय, ये हिमालय का ही पार्ट है। मरुस्थल थार, उच्च भूमि दक्कन का पठार, और ये पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और ये द्वीप समूह। तो मैप से देखने में थोड़ा सा क्लियर कट हो जाता है विजन हमारा। तो आगे देखते हैं। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था 6 भागों में लगभग बांटते हैं, कुछ लोग 5 भागों में बांटते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी पर्वतमाला हो गई, विशाल मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये 6 पार्ट हैं। इसमें भारत का जो भौतिक विभाजन है वो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो उस पर अगर हम चर्चा करें तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसको हम हिमालयन जो भाग है, एक हिमालय भाग में बांटते हैं और एक पूर्वोत्तर हिमालय वो भी है हमारा। तो हिमालय को फिर हम विभिन्न भागों में बांट देते हैं। ट्रांस हिमालय जो प्राचीनतम हिमालय है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। तो ये 5 मुख्यतः पार्ट हैं जो हिमालय को हम, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को हम लगभग 5 भागों में ये बांटते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इस पर थोड़ा सा अध्ययन करें, इसका क्या क्या डाटा इम्पोर्टेंट है। देखिए, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये पर्वतीय क्षेत्र विस्तारित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 400 से लगभग 160 किलोमीटर तक है। 400 से 160 किलोमीटर। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियाँ हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो मैंने अभी बताई हैं आपको। हिमालय में आता है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, ट्रांस हिमालय, ये भी हिमालय का भाग है, लेकिन जो बृहद हिमालय इससे पहले बना था ये हिमालय, और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो मैंने आपको कहा मेघालय, मिजोरम, इधर पाई जाती हैं। मैप भी देखेंगे इसका, उसके साथ हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हिमालय पर्वत श्रेणी को पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी कैसे बनी, कैसे उसका विस्तार हुआ। तो ये विश्व का नवीनतम युवा वलित पर्वत है। अगर कभी कभार आंसर आ जाता है हिमालय और आल्प्स जो पर्वत है, आल्प्स पर्वत जो हमारा यूरोप में है, कि कौन सा नवीनतम पर्वत है,
तो वो अभी भी निर्मित हो रहा है, ये भी निर्मित हो रहा है, लेकिन ज़्यादा सटीक आंसर वही आल्प्स पर्वत होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्यतः परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, नोट करिएगा, पहला पॉइंट है ये। इसके बाद इसका हिमालय पर भारतीय प्लेट का जब स्थानांतरण हुआ उत्तर पूर्व की दिशा में, तो भारतीय प्लेट से वो टकरा यूरेशिया प्लेट से, तो इसके अभिसरण से मतलब टकराव से हिमालय पर्वत की श्रेणी का निर्माण हुआ। तो जो टैथिस सागर है, ऐसा माना जाता था कि टैथिस सागर है, तो टैथिस सागर में धीरे धीरे अवसादों का जमाव होता रहा, और जब प्रायद्वीपीय भारत का यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुआ तो इसी का धीरे धीरे उत्थान हुआ और कई चरणों में हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कल मैंने आपसे चर्चा की थी थोड़ा सा भौगोलिक मैप पर, भौगोलिक जो हम कालानुक्रम नोट करते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। उसमें मैंने बताया था ओलिगोसीन काल में महान हिमालय बना, मायोसीन काल में मध्य हिमालय, प्लायोसीन काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। इस प्रकार हिमालय पर्वत श्रेणी 3 समांतर श्रेणियों में पाई जाती है, और हिमालय क्षेत्र भूगोलिक हलचलों के संदर्भ में अत्यंत संवेदनशील। आप जानते हैं लगातार यहाँ भूकंप आते रहते हैं, भूस्खलन होता रहता है, और अभी भी चट्टानें, भारतीय प्लेट अभी भी धक्का मार रही है यूरेशियन प्लेट को, तो अभी भी यहाँ पे हलचल बहुत है, बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है भूकंपीय क्षेत्र, भूकंपीय दृष्टि से। और भूकंप के भाग 5वें में ये आता है, मतलब जो जितना पार्ट में बटा होता है, भाग 1 में सबसे कम जहाँ भूकंप ना के समान आते हैं, और भाग 5 जहाँ सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना होती है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब चालू करते हैं हिमालय हमारा कैसे बना। हिमालय हमने इस पर चर्चा कर ली। ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है जिस पे अभी हमने बात की थी। आप इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये काराकोरम लद्दाख श्रेणी है, ये लगभग ट्रांस हिमालय के भाग में आता है। ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश, ये बृहद हिमालय है। इसके बाद ये पीर पंजाल और छोटी छोटी श्रेणी, ये मध्य हिमालय है। इसके बाद शिवालिक श्रेणी इसी के समांतर में बसी हुई है। ठीक है, तो ये 3 श्रेणी और ये ट्रांस हिमालय, तो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताया, और ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो 5 भाग जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं उत्तर के, ये मैंने अभी आपको बताए थे, ये उसी का मैप है। तो आगे बढ़ते हैं, बृहद हिमालय पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट है। इसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 6100 मीटर से लेकर और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इसमें जानते हैं सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हैं हमारी बृहद हिमालय में, एवरेस्ट वगैरह इसी में आती है। इसका आंतरिक भाग, ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे आपको याद हो चाहे ना हो, लेकिन आपको इसको पढ़ना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर कभी कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे एक बार पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि हिमालय में अवसादी चट्टानें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, इसको कहीं से पढ़ा नहीं जा सकता, ये उसी समय जब सवाल आएगा तो देखकर उसको हल करना होता है। तो इसका आंतरिक भाग आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, ठीक है, और जबकि इसके ऊपर रूपांतरित और अवसादी चट्टानें फैली हुई हैं। तो आर्कियन अंदर की ओर है, उसके बाद रूपांतरित हैं, फिर अवसादी चट्टानें हैं। तो सिंपल सा है कि इसमें अवसादी चट्टानें मिलती होंगी, है ना। ये एक लेआउट मैंने खींचा था जब मैं नोट्स बना रहा था अपने, कि बृहद हिमालय को इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ ये बृहद हिमालय है, आप जानते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ से सिंधु नदी आती है, और यहाँ अक्षसंघी मोड़ है, यहाँ से मुड़ जाती है, फिर यहाँ पर अपने बंगाल की अरब सागर में आकर मिल जाती है। तो ये नंगा पर्वत से नामचा बारवा इधर तक, ये बृहद हिमालय है, ये नामचा बारवा है इधर अरुणाचल प्रदेश में, और इधर नंगा पर्वत। तो यहाँ से लेकर नामचा बारवा तक इसका विस्तार है। इसमें पढ़ेंगे तो हिमालय का दक्षिणी ढाल जो है तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल जो है मंद है।
तथा इस हिमालय में नंगा पर्वत और नामचा पर्वत के समीप 2 तीक्ष्ण मोड़ पाए जाते हैं। जो ये मोड़ मैंने अभी आपको बताया, ये वाले मोड़, ये वाला जो मोड़ है, जिसका मुख्य कारण प्रायद्वीपीय भारत की आकृति का प्रभाव है। जब भारत की प्रायद्वीपीय आकृति यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इस वजह से अच्छा संघीय मोड़, क्योंकि भारत की जो ये वाली पोजीशन है जब ऐसे टकराई तो ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, तो ये अच्छा संघीय मोड़ यहाँ पर निर्मित हुआ, ऐसा भूगोलविद्ता बताते हैं। हिमालय भारत की ओर धंसा हुआ है, जिसका मुख्य कारण प्रायद्वीपीय भारत की आकृति तथा यूरेशियन प्लेट द्वारा आरोपित दबाव है। खैर ये बहुत बड़ी मुख्य बात नहीं है। एक्चुअली में बात यह है कि लोगों का मानना ये है कि 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो अगर ये गहराई तक जाएगी तो यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होना चाहिए, लेकिन हिमालय में ऐसा नहीं। तो भूगोलवेत्ता मानते हैं कि जो ये प्लेट है, ये बहुत अंदर तक नहीं गई है और ये काफ़ी गहराई में ना होने की वजह से यहाँ पर तो मैग्मा का उस प्रकार से निर्माण नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं पाई जाती, लेकिन हलचल यहाँ पर लगातार बनी रहती है, इसलिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। आगे देखें तो अक्ष संघीय मोड़ जो अभी मैंने बताया, अक्ष संघीय मोड़ के कारण ही इधर पे आपकी जो इंडस है वो इधर आ जाती है, मतलब जिसको सिंधु नदी बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र इधर से मुड़कर भारत की ओर प्रवेश कर जाती है। तो ये अक्ष संघीय मार्ग की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ पे पर्वत मुड़ा हुआ है ऐसे, तो इसी के सहारे इसके समांतर क्रम में ये नदियाँ चलती हैं। महाहिमालय को पश्चिमी हिमालय और केंद्रीय हिमालय या पूर्वी हिमालय में विभाजित किया जा सकता है। खैर ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस समझने के लिए है। और कुछ इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय हिमालय मुख्यतः नेपाल में स्थित है। देखिए ये है आपका हिमालय और ये है हमारा इंडिया, ये आप जान रहे इधर नेपाल है। तो ये हो गया, ये उत्तर का भाग हो गया, ये मध्य का भाग हो गया, ये पूरब का भाग हो गया। तो 3 भागों में हम हिमालय को बांट सकते हैं। तो केंद्रीय भाग जो है वही बात यहाँ पर बोली गई है। केंद्रीय हिमालय नेपाल में स्थित है तथा यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मिलती है, ठीक है। और जिसे नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। तो आपने देखा होगा सागर माथा एक एक्सरसाइज होती है, तो सागर माथा एक्सरसाइज चीन और नेपाल के बीच में होती है। चीन और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज है फोर्स की, उसको सागर माथा बोलते हैं। तिब्बती भाषा में इसको कोमलोंगुमा कहते हैं, जिसका अर्थ मदर ऑफ वर्ल्ड है। तो तिब्बत में क्या बोलते हैं, नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। तो कभी कभी बहुत एक्सरसाइजों के नाम इन्हीं विशेष स्थितियों पर रखे जाते हैं, तो देखना पड़ेगा इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में बुर्जिला जोजिला दर्रा, हिमाचल में है सिपकीला बारालाचा, उत्तराखंड में है थांगला लिपुलेख, सिक्किम में नाथुला जेलेपला, नाथुला बहुत इंपॉर्टेंट है, जेलेपला इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में बुर्जिला जोजिला इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय में जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है महान हिमालय की, वो कंचनजंगा है। अब भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है, लेकिन बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ये केटू जो पर्वत पड़ता है ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है। तो सवालों को ध्यान से सुनिएगा, पूछे बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो केटू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए मैप भी लगा दिया था इसमें। ये काराकोरम रेंज है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये देखिए इंडस है, ये ऐसे आगे मुड़ जाती है, ये नीली वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ नीला ये ब्रह्मपुत्र है। ये अक्ष संघीय मोड़ है, क्योंकि ये पर्वत जो है ऐसे मुड़ जाता है तो नदी भी उसके साथ साथ ऐसे मुड़ जाती है। यही बात यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय को थोड़ा देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है घूमने के लिए।
मध्य हिमालय, लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा महान हिमालय से अलग होता है। देखिए ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय बना, उसके बाद मध्य हिमालय बना, उसके बाद शिवालिक श्रेणी बनी। तो ये ट्रांस हिमालय और जो बृहद हिमालय है इसके बीच में जो ये गैप है इसको हम लोग बोलते हैं ITSZ, इंडस तसांगपो फ्यूचर जोन। इंडस मतलब हो गया सिंधु, तसांगपो को हम तिब्बत में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, फ्यूचर जोन मतलब ये यहाँ पर आपस में ये रेखा इनको अलग करती है ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है इसको, ये बृहद हिमालय और ये मध्य हिमालय, इसको अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और इसके पश्चात जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, इसके बाद ये पोर्शन भी अलग होता है, ठीक है। और एक इसके बाद एक ये पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जो आपका मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को है, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, मैं अभी आपको कल बताऊँगा लेक्चर में इसको। और ये हिमालयन फ्रंटल फॉल है लास्ट वाला, ठीक है। हाँ, तो जो शिवालिक श्रेणी और इधर उत्तर के जो विशाल मैदान है इनको अलग करने वाली जो रेखा है वो हिमालयन फ्रंटल फॉल है, फॉल्ट है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट मीन्स मतलब हिमालय को जो ये आपके विशाल मैदान से अलग करता है, ठीक है। हाँ देखिए नाम मुझे याद आ गया आपको बताते बताते। पहली है आपकी ITSZ जो आपको ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय अलग करती है, इसको ITSZ बोलते हैं। उसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, MCT बोलते हैं इसको। उसके बाद मेन बाउंड्री फ्रंट है, MBF बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करती है और शिवालिक श्रेणी को हिमालयन फ्रंटल फॉल को ये आपके उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कल मैं एक मैप भी डाल के इसको समझा दूंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कभी पूछ लिया जाए तो। अब आते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की जो समान ऊंचाई वो 3700 से 4500 मीटर है, इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के मध्य है। और इसका पश्चिमी विस्तार जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी के रूप में है, जबकि पूर्वी विस्तार धौलाधर श्रेणी के रूप में है। इसे नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी, आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच खुली घाटियाँ हैं जिसमें कश्मीर काठमांडू घाटियाँ, कश्मीर घाटियाँ जो हैं वो अभी नतिक घाटी हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे आकार लिए हुए। तो मध्य हिमालय की ढाल पर स्थित छोटे छोटे मैदान है कश्मीर में, इनको मर्ग कहते हैं। आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो जब बर्फ़बारी ख़त्म हो जाती है यहाँ चारे वारे उग जाते हैं, तो ये घास के बड़े अच्छे अच्छे मैदान हैं। उत्तराखंड में इन्हीं को बुग्याल कहा जाता है, यही मैदान जो होते हैं प्यार कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मर्ग, बुग्याल, प्यार। पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है इम्पॉर्टेंट, और पीर पंजाल दर्रा स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से कश्मीर शेष भारत से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मैं एक लास्ट मैप भी बता दूंगा जो प्रमुख दर्रे हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। ये अभी लास्ट में बता देंगे। शिवालिक और बाह्य हिमालय, जो अब तीसरा हिमालय जो बाहर की ओर, इसको हिमालय की नवीनतम श्रेणी कहते हैं, क्योंकि जो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय इन्हीं से जो काट कर नदियों द्वारा बहाकर अवशेष लाए गए, उन्हीं से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, MBF, ठीक। 600 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है, छोटी कम ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 50 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में केवल 15 किलोमीटर है। ये मत समझिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक नहीं मिलता है, वहाँ भी मिलता है। इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। उप हिमालय भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा।
पाकिस्तान के पंजाब में पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक ये विस्तृत है। ठीक है, पाकिस्तान से लेकर ये कोसी नदी तक विस्तृत है। शिवालिक के दक्षिण में उत्तर के विशाल मैदान स्थित हैं। शिवालिक विशाल मैदानों से हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से ये HFF कहलाता है। ये उत्तर के विशाल मैदान से अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, जैसे मैंने बताया था कि अचसंगी मोड़ की वजह से जो हिमालय आपका ऐसे आता है, ये मुड़ जाता है, तो फिर यहाँ कई श्रेणियाँ बन जाती हैं। ये उन्हीं की बात है, इसमें पढ़ते हैं। पूर्वांचल में स्थित उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ से यहाँ की बात की जा रही है। बहुत सारी चट्टानें, मिसमी पहाड़ियाँ हैं, पटकाई बुम है, नागा है, मणिपुर है, मिजो आदि पहाड़ियाँ हैं। और मिसमी पहाड़ियों में डाफा फार्म सबसे ऊंची एक चोटी का नाम है, जबकि नागा पहाड़ियों में सारामती और मिजो पहाड़ियों में ब्लू माउंटेन सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका मैंने मैप लगाया हुआ, मैप से थोड़ा समझते हैं इसको। ये देखिए, ये जो हिमालय पर्वत है, डफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है, पटकाई बुम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मिकिर है, बरेल रेंज है। तो ये देखिए, इसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि किस प्रकार से चट्टानें ये हैं। आपको मैप एक बार लगा लेना चाहिए और 2-3 बार आप मैप लगा कर इसको पढ़ लेंगे तो आपको जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं ये सही से याद हो जाएंगी। इसका क्रम सेट करने को आता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व, या इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सब पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ट्रांस हिमालय, ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। ट्रांस हिमालय ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। मतलब ये आपका यहाँ से अगर रात चालू है तो ये काराकोरम रेंज है। यहाँ पर अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, इधर से बृहद हिमालय है नंगा पर्वत से, तो इसके ऊपर जो इधर काराकोरम श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक, तो ये हो गया। इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से ही प्रवाहित होती है। एक दो बार आप मैप बनाएंगे तो ये नदी कहाँ कैसे बनती है, इसकी क्या दिशा है, कैसे जाती है, ये सब याद हो जाएगा आपको। और भारत की सर्वोच्च चोटी जो K2 है, बताया ना, हिमालय की सर्वोच्च चोटी बृहद हिमालय की वो कंचनजंगा है, लेकिन भारत की सर्वोच्च चोटी K2 जो है वो गाडविन ऑस्टिन काराकोरम में ही स्थित है। और यहीं पर एक बड़ा फेमस ग्लेशियर है जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और ये ध्रुवीय क्षेत्र के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है यहाँ पर, है ना, इसलिए इसको हम तीसरा ध्रुवीय क्षेत्र मानते हैं, ध्रुवीय पोल मानते हैं हिमालय को। ट्रांस हिमालय परतदार चट्टानों से निर्मित है तथा यहाँ वनस्पतियों का पूरी तरीके का अभाव ट्रांस हिमालय में। देखा भी होगा अपने लद्दाख वद्दाख में वनस्पतियाँ नहीं मिलती हैं, बहुत ऊंचा क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पर वनस्पतियाँ होने के लिए जो स्थिति चाहिए, वातावरण चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं। ये मैंने जैसा आपसे कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट जो दर्रे हैं वो इसमें मैंने आपको बना कर दे दिए हैं, आप पढ़ लीजिए। इसमें बुर्जिला पास है, जैसे 1 नंबर पे बुर्जिला पास है, पीर पंजाल है 2 नंबर पे, बनिहाल है 3 नंबर पे, काराकोरम 4। तो ये मैप में आप देख लीजिए इसको, ये पूरे दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं इसमें। 13 नंबर पे बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये देख लीजिएगा। अब आते हैं हिमालय का, जब प्रादेश हमने भौतिक विभाजन कर लिया तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी किया जाता है। मतलब नदियों का किस हिसाब से बांटा गया, इसको सिडनी बुर्राट नाम के व्यक्ति ने बांटा था, नदियों के आधार पर इसका प्रादेशिक विभाजन किया था। ये देखते हैं हम। तो इंडस वैली बहती है, सतलज, इंडस और सतलज के बीच में जो मैदान पड़ता है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलज और काली नदी के बीच में जो पड़ता है उसको किमाई हिमालय बोलते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी आप जानते हैं सिक्किम के पास है, काली नदी ये उत्तराखंड, तो इन दोनों के बीच में जो पड़ता है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं।
तीस्ता नदी और दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के पास बीच में जो है उसको असम हिमालय बोलते हैं। तो इन्होंने नदियों के हिसाब से सिडनी बुर्राट जो हैं उन्होंने हिमालय को बांटा था। ठीक है, तो कुछ क्रम है इसमें, छोटी चीज़ें हैं देख लें। पंजाब हिमालय मतलब क्या? पंजाब हिमालय का मतलब हुआ कि सिंधु और सतलज नदी के बीच का मैदान, ये 560 किलोमीटर का है। इसमें विभिन्न श्रेणियां हैं, लद्दाख हैं, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, ये सब वगैरह पाई जाती हैं। इसी प्रकार से कुमायूं हिमालय है जो सतलज और काली के बीच में है, ये 320 किलोमीटर का है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में ही है। और ये देखिए मैंने आपको मैप लगाया है इसमें स्पष्ट हो जाएगा एक ही मैप से कौन सी चीज़ कैसे है। ये देखिए, ये कश्मीर हिमालय है। अब यहाँ से इंडस वैली अगर चलती है और ये काली नदी है, तो इंडस और सतलज नदी, यहाँ सतलज नदी है, तो सतलज और इंडस के बीच का जो मैदान है पंजाब हिमालय कहलाएगा, या हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय। इसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो भाग है उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ठीक, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता नदी और ये दिहांग नदी, इसके बीच में जो ये भाग है इसको असम हिमालय बोलते हैं। थोड़ा सा क्षेत्र है, ये आप देख लीजिए तो याद भी रहेगा। कश्मीर हिमालय 350, हिमाचल हिमालय 450, कुमायूं हिमालय 38,000, मध्य हिमालय 1,16,800, पूर्वी हिमालय 67500 स्क्वायर किलोमीटर, ये सब है। इसमें ये आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा नदियों का ये क्रम याद रखेंगे तो आपके सवाल बहुत ही आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, और ये कुछ स्थान मैंने इसमें दिए हुए हैं कि हिमाचल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्थान हैं जहाँ घूमने जाते हैं लोग। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की, जोजिला बुर्जिला पास हैं, ये सब देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए नेपाल हिमालय जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। असम हिमालय, तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा आराम से। अब उत्तर के विशाल मैदान की हम बात करते हैं। अगला क्रम, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हमारे हो गए, अब विशाल मैदान की बात होती है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, हमारा लेक्चर अब यहाँ समाप्त हो जाता है। हम जब कल से चालू करेंगे तो उत्तर के विशाल मैदान से चालू करेंगे। ये देखिए, ये एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको बेसिक आपको समझा रहा हूँ। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ही बता सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगा, अभी शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। कल फिर मुलाकात होती है नए लेक्चर के साथ। उत्तर के विशाल मैदान से ही हम लोग चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।